नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद अपनी पत्नी के साथ रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पहुंचे, जहां महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहित अयोध्या के आला अफसरों ने उनका भव्य स्वागत किया। जिसके बाद नारायण प्रसाद सऊद ने पत्नी संग रामलला के दर्शन किए। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। भारत और नेपाल के बीच बहुत ही गहरा सांस्कृतिक संबंध रहा है। भगवान राम की शादी माता जानकी से जनकपुर में हुई थी। हमारे बीच जो गहरा संबंध है वो यूं ही बरकरार रहेगा। मैं भारत सरकार के द्वारा आयोजित रायसीना डायलॉग में सहभागी होने के लिए नया दिल्ली आया था और उसके बाद भगवान श्री राम का दर्शन करके हम लोग अयोध्या आए हैं। इस बीच में यहाँ के प्रशासन, पत्रकार, सभी लोगों ने जिन्होंने हमारा स्वागत किया है, उनको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और हम प्रभु राम का दर्शन करने के बाद बाय रोड हम नेपाल चले जाएंगे। धन्यवाद। नेपाल और भारत के बीच में बहुत ही गहरा सांस्कृतिक संबंध रहा है। हम लोगों के बीच के, दोनों सरकार के बीच में ही नहीं है, जनता के बीच में भी उतना ही गहरा संबंध रहा है। उधर बीजेपी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जोर शोर से लगी हुई है। इसी कड़ी में मिर्जापुर में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने ढोल नगाड़ों और पूजा अर्चना के साथ लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां पदाधिकारियों ने हवन पूजन करते हुए बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान मंत्री दयाशंकर मिश्र ने भर्ती परीक्षा रद्द होने पर बड़ा बयान भी दिया। नए कार्यालय का उद्घाटन, लोकसभा वार कार्यालय खुल चुके हैं हमारे, और उसी की कड़ी में आज मिर्जापुर जनपद में आज यहाँ कार्यालय, लोकसभा का कार्यालय खुला है। हम लोगों ने अपने संगठनात्मक रूप से अपनी कोर कमेटियों का गठन कर लिया है, प्रबंधन समितियों का गठन कर लिया है। लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, विधानसभाओं के प्रभारी, विधानसभाओं के संयोजक, संगठनात्मक रूप से संगठन ने अपना पूरा होमवर्क चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कर लिया है। उसी कड़ी में एक आवश्यकता थी, एक कार्यालय की, पार्टी का निर्देश भी था, तो आज इस कार्यालय का उद्घाटन यहाँ हो रहा है। पेपर निरस्त कर दिया गया, क्या एक नाकामी मानते? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हो ये छात्रों की जीत है, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं छात्रों की जीत है। अरे अगर किसी गड़बड़ी की आशंका हुई तो हमने नियुक्तियां फर्जी तो नहीं न किया, हमने किसी से पैसे नहीं लिए। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ही कड़े कदम उठाए गए हैं, और जिन लोगों ने ऐसी गलतियां किया है, जो उसमें शामिल है भ्रष्टाचार में, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा पार्टी दे रही है, सरकार दे रही है। तो मुझको लगता है कि आप अगर हम उसी को करा ले जाएं, गलत सही कर लें, तो फिर समाज में उन बच्चों को मुंह दिखाना। तो पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ जब भी होगा तो अच्छा होगा। उधर महाराजगंज के धनेवा धनई के जिला जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से मिलने पहुंचे सपा के 2 विधायकों और समर्थकों को जेल प्रशासन ने रोक दिया। वही हंगामा बढ़ता देखकर महाराजगंज की सदर कोतवाली पुलिस पहुंच गई। सीओ आबा सिंह के काफी मनाने के बाद सपा के दोनों विधायक और कार्यकर्ता जेल से वापस लौट गए, जबकि सपा विधायक ने भाजपा सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार बेईमान है और बेईमानी से राज्यसभा का चुनाव भी जीतना चाहते हैं। माननीय इरफान सोलंकी जी जो एक मुकदमे में यहाँ बंदी हैं, हम और हमारे साथी विधायक हैं आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, हम लोग यहाँ आए और हम लोगों ने पहले अंदर सूचना भिजवाई। तो पहले ये हुआ कि थोड़ी देर वेट करिए, अभी मुलाकात हो जाएगी। लगभग 1.5-2 घंटे से हम लोग यहाँ हैं। उसके बाद अधीक्षक से अभी बात किया तो अधीक्षक कह रहे हैं कि अब मुलाकात नहीं हो पाएगी। राज्यसभा का चुनाव है, जब तक 27 तारीख का चुनाव है तब तक माननीय विधायक जी से कोई मुलाकात नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उनके वकील आए हुए हैं, वो वकालतनामा में उनको साइन कराना है, वकील को भी नहीं मिलने दे रहे हैं। ये सरकार, आप बताइए, जब अधीक्षक ये कह रहे हैं कि राज्यसभा का चुनाव है, जब तक राज्यसभा का चुनाव है तब तक विधायक जी से कोई नहीं मिल सकता। हमारे सम्मानित साथी हैं, माननीय विधायक हैं इरफान सोलंकी जी, उनसे मिलने हम लोग आए थे और मुझे लगता है कि 2 घंटे हो गया। हम लोगों ने लिख के भी दिया और बात भी किया। इन लोगों ने कहा कि अभी मुलाकात हो जा रही है और फिर ये कहा जा रहा है कि अब मुलाकात संभव नहीं है। हमने कहा हम विधायक हैं, हमें तो वैसे मिलना चाहिए। अब फिर कहा जा रहा है नहीं, आप लोगों को भी मिलने का कोई अधिकार नहीं है।
आगरा के शाहगंज थाना इलाके के मुरली बिहार कॉलोनी में बीती रात एक सिरफिरे ने 1.5 दर्जन से ज्यादा वाहनों में आग लगा दी। वहीं घटना के बाद कॉलोनी के सीसीटीवी चेक करने पर एक संदिग्ध घूमता हुआ नजर आया, जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना के बाद कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पीड़ितों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने घटना में हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने कमिश्नर से फोन पर बातचीत करते हुए घटना की पूरी जानकारी ली और पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के साथ साथ अपराधी पर कार्रवाई करने की भी बात कही। तो इस तरीके से देखिए, मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया है कि किस तरीके से सिरफिरे ने दर्जनों वाहनों में आग लगा दी। उसके बाद पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री। आधी रात को सड़क पर निकला था युवक और दनादन गाड़ियों में आग लगाता हुआ चला गया। इसके बाद मंत्री ने पीड़ितों की सुध ली है और मौके पर पहुंचकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर तरीके से मदद की जाएगी पीड़ितों की और कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी जुड़ गए। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है सर आपका प्राइम टीवी पर। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम आगरा में हुआ, आप खुद पहुंचे थे पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए, क्या कुछ आश्वासन आपने दिया और क्या कुछ हो रहा है आपके निर्देश के बाद? देखिए, ऐसा है कि ये जो घटना हुई उसमें जो भी वहां पर पब्लिक का इम्प्रेशन था और पब्लिक का रिएक्शन था, वो कुछ ऐसा था कि ये आदमी जैसा कि कुछ पक्ष का कहना है कि सिरफिरा था या विक्षिप्त था, तो ऐसा पब्लिक का मानना नहीं है। पब्लिक का ये कहना है कि विक्षिप्त था तो एक ही समुदाय के लोगों के यहाँ पर उसने क्यों ये हरकत की, दूसरे समुदाय को क्यों बख्श दिया। तो और दूसरा ये कि एक खोखा जलाया, वो भी एक समुदाय विशेष का था, दूसरा जो जिस समुदाय से वो ताल्लुक रखता है वह नहीं था उसमें। तो ये सब विषय उन लोगों के थे। मैं इसमें अपना जजमेंटल कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उस विषय पर तो मैंने पहले तो सीपी आगरा को और एसीपी उस इलाके को ताकीद की कि देखिए मामला कोई धीरे धीरे सुलगता हो दूसरा रूप ना ले ले, तो उसमें LIU, IB ये सब लगे जिससे फैक्ट मालूम पड़े। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और सीपी ने भी इस मामले में इंटरेस्ट लिया है कि वो IB से भी मदद ले रहे हैं, इंटेलिजेंस से भी मदद ले रहे हैं और लोकल पुलिस तो काम कर ही रही है। LIU लगी हुई है इस इलाके में कोई और वारदात ना हो। इसके अलावा जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मैंने उनको कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स बताए कि इनको लीजिए जिससे कि रिपीटिशन ना हो। और तीसरा जो पीड़ित लोग हैं उनको क्या कितना नुकसान हुआ है उसको एसेस करें, जिससे कि हम प्रशासन और शासन लेवल पर बात कर सके कि उनको कुछ मरहम लगाया जा सके। सर, काबिले गौर और काबिले तारीफ ये मामला है कि वहां पर पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए, उनसे बातचीत मुलाकात करने के लिए आप फौरन जो है मौके पर पहुंच गए। आप जब वहां पर पहुंचे तो लोगों का क्या रिएक्शन था और किस तरीके से आपने लोगों को ढांढस बंधाया? नहीं, लोगों ने कहा कि आप पहले जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर आए हैं, तो मैंने कहा माननीय योगी जी के निर्देश पर हम लोग चले हैं और योगी जी बहुत संवेदनशील हमारे नेता हैं और चूंकि ये मेरा इलाका है इसलिए मुझे आना ही था। इलाका मीन्स आगरा में, वैसे मेरा क्षेत्र नहीं था, चुनावी क्षेत्र नहीं है, लेकिन आगरा मेरा क्षेत्र है। तो ये पढ़ते ही मेरे भी मन में विचार आया पहुंचना चाहिए और मैं जनता के बीच हाजिर हुआ और जनता को एक ढाढ़स बंधाया। जनता को भी लगा कि उनके जनप्रतिनिधि के रूप में, सरकार के जनप्रतिनिधि के रूप में कोई उनके साथ मौजूद है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पीड़ितों को न्याय दिलाने के आश्वासन के लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद। उधर औरैया में धरती के भगवान कहे जाने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें CMO डॉक्टर सुनील वर्मा अपने सरकारी आवास पर मानदेय के नाम पर रिश्वत मांगते और लेते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि CMO साहब ने पहले तो अपने मानदेय की बात कही, इसके बाद रिश्वत के रुपए कागज के नीचे रखवाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, रिश्वत के रुपए कमी
होने के कारण पहले तो सीएमओ साहब ने मना कर दिया, लेकिन 1 घंटे के बाद बाकी के रुपए मिलने के नाम पर आश्वस्त भी हो गए। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ डॉक्टर सुनील वर्मा ने आरोपों को सिरे से खारिज भी कर दिया है। नवीन सीएमओ साहब आने के बाद डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा के द्वारा मुझसे रुपए हर महीने देने के लिए बाध्य किया गया और मुझे यदि मैं रुपए नहीं देता हूं तो सीएमओ साहब मुझे नौकरी नहीं करने देंगे, जिससे मैं भयभीत होकर के मैंने सीएमओ साहब को 2 बार रुपए दिए। ये जो वीडियो वायरल करा जा रहा है, ये हमारी और सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए एक साजिशन किया जा रहा है, जैसा कि प्रतीत हो रहा है। आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये वीडियो हमारे उस पुराने निवास का है। जब हम यहाँ गर्मियों के समय में शुरू में यहाँ आए थे, तब हम वहाँ 3 कमरों के आवास में निवास करते थे। ये उस समय का वीडियो है, गर्मियों का। संभवतः ये अगस्त के महीने के समय की कुछ बात रही होगी। और 6-7 महीने के बाद में अब ये इस प्रकार की वीडियो वायरल करना, निश्चित रूप से कोई हमारे साथ ये साजिश रचने की किसी ने प्लान बना रखी थी। अब इसमें ये देखिए कि जो प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं, वो हमारा एक वार्ड बॉय है जो कि हमारे आवास के पास में ही रहता है। वहाँ पर जहाँ हम रहते थे, वो अपनी वाइफ और बच्चे को दिखाने के लिए वहाँ आया था, क्योंकि हम स्किन के डॉक्टर हैं। यहाँ स्किन का डॉक्टर कोई नहीं है अस्पताल में, तो वो हमें दिखाने आया था। हमने उसे सलाह दी और उसने अपने लिखित में भी हमें बयान में कहा है कि सीएमओ साहब ने हमें बड़े प्यार से देखा और हम उनके प्रति बड़े कृतज्ञ हैं। तो देखिए तस्वीरें औरैया से आ रही, जहां पर सीएमओ साहब का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ और मानदेय के नाम पर सीएमओ साहब रिश्वत लेते हुए वायरल हो गए और किस तरीके से अब जो है वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं और सिरे से खारिज कर रहे हैं पूरे मसले को और कह रहे हैं कि भाई जो भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, जो भी वीडियो बनाया गया, जिसकी भी तरफ से बनाया गया है, वो वीडियो पूरी तरीके से गलत है, निराधार है और उन पर लगने वाले सारे आरोप गलत बता रहे हैं सीएमओ साहब। लेकिन आखिर उस वीडियो का क्या, जो आपने अब से कुछ सेकंड्स पहले देखा और अब भी लगातार उस वीडियो को देख रहे हैं, जिसमें सीएमओ साहब जाहिद अख्तर हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जाहिद, सीएमओ साहब का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। अगर कोई जिला अस्पताल का डॉक्टर होता तो ठीक है, एक पल के लिए हम मान सकते थे, लेकिन जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है पूरे जिले की चिकित्सा व्यवस्था की, उसका इस तरीके का वीडियो वायरल होना आखिर क्या दर्शा रहा है? जाहिद अख्तर जी, मैं आपको बता दूं तो औरैया जनपद में सीएमओ सुनील कुमार वर्मा द्वारा एक रिश्वत लेते हुए सोशल मीडिया दम पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हो किस तरीके से एक व्यक्ति द्वारा उनको रुपए देने जिसको कहते हैं और वो रुपए की कीमत होती है 5,000 रुपए। जब वो कहते हैं 5,000 रुपए और बढ़ाइए तो वो कहता सर 3,000 रुपए मैं बाद में दे दूंगा। तब कहीं जाके सुनील कुमार वर्मा जी इस बात को लेकर मानते हैं। तो अभी सीएमओ साहब का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले में? मैं आपको बता दूं कि प्राइम टीवी की टीम जब सीएमओ साहब के पास गई तो उन्होंने बात करना चाहिए तो उन्होंने कोई उचित जवाब नहीं दिया। उनके द्वारा एक वीडियो कल डाला गया था, उसी को जो प्राइम टीवी प्रवक्ता दिखा रहा है। अच्छा, ठीक है जाहिद अख्तर, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए, हम दोबारा आपसे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए तस्वीरों के जरिए कि सीएमओ साहब का रिश्वत लेते हुए वीडियो जिला औरैया में वायरल हुआ और अब सीएमओ साहब प्राइम टीवी के सवालों पर बता रहे हैं कि भाई तमाम जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। तो कासगंज से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 लोगों की मौत के मामले में बड़ा ऐलान किया है। कासगंज मामले में मुआवजे की राशि बढ़ा दी गई है। दैवीय आपदा के तहत मुआवजे की राशि को बढ़ाया गया है।
मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान योगी आदित्यनाथ की ओर से, शासन की ओर से। आज ये हादसा हुआ जिसमें 24 लोगों की जान चली गई। ये सभी लोग माघ स्नान के लिए जा रहे थे और उसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली जो है तालाब में पलटने से यह हादसा हो गया था, जिसके बाद 24 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई इस पूरे हादसे में। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए मुआवजा दिया 4-4 लाख रुपए का। फिलहाल खबर यह है कि 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है मृतकों के परिवार को, और इस तरीके से मृतकों के परिवार को हर मुमकिन मदद का आश्वासन भी योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से दिया गया है। न केवल मुआवजा बल्कि योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जिस भी तरीके से मदद होगी वो उनकी ओर से, सरकार की ओर से की जाएगी। और इस तरीके से देखिए योगी सरकार मृतकों के परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में साथ खड़ी हुई है। शाहजहांपुर में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इंडिया के संस्थापक मोहम्मद तौकीर को श्रद्धांजलि स्वरूप तौकीर आर्केड में यह आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार के करकमलों ने किया। इस मौके पर कला प्रेमी अधिकारीगण और कलाकार मौजूद रहे। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चित्रकार तौकीर शाह की पुस्तक सुनहरे अल्फाज का विमोचन भी किया गया। मोहम्मद कमर जी को कि जिन्होंने एक अपनी आर्ट को इस रूप में परिवर्तित करके और इस प्रकार की यहाँ आर्ट गैलरी का शुरुआत की है। हुनर की कदर जरूर होना चाहिए हर स्तर पर। शाहजहांपुर जनपद की समिति के द्वारा इनको 2013 में जनपद से सम्मानित किया गया था। उस वक्त ये कलाकार इन मेकिंग थे। आज ये पूरे इस्टेब्लिश्ड हैं। अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय ने इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं कि इनका हाथ और रमा हो और बेहतर तरीके से ये पेंटिंग करें और ज़्यादा नाम इनका रोशन हो। खबर आगरा से है, जहां बासौनी क्षेत्र के गांव डाल में वन विभाग की टीम पर मछली तस्करों ने जानलेवा हमला करते हुए मारपीट की। इसमें वन दरोगा समेत 5 वन कर्मी घायल हो गए हैं। इस हमले में घायल हुए वन दरोगा को गंभीर हालत में हायर सेंटर भेजा गया, जिनका इलाज जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलख दुबे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अलख, मछली तस्करों का यह हमला वन विभाग की टीम पर, पुलिस पर, और देखिए क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है अलख? जी, ये पूरा मामला बासौनी थाना क्षेत्र का है। हम आपको बता दें कि बासौनी थाना क्षेत्र के डालकापुरा गांव जो चंबल के नजदीक है, वन विभाग को सूचना मिली थी वहां कुछ शिकारियों द्वारा चंबल नदी से मछली का शिकार हो रहा है। इस सूचना पर वन विभाग की टीम गई। वन विभाग की टीम द्वारा 5 शिकारियों को पकड़ा भी गया था, किंतु वहां पास गांव होने के चलते ग्रामीणों ने उन शिकारियों को छुड़ाने के बाद वन विभाग की टीम पर बुरी तरह हमला बोल दिया। आप वीडियो में देख रहे हैं कि लाठी डंडों से वन विभाग की टीम को पीटा जा रहा है। 5 वन विभाग कर्मी घायल हुए और सभी घायलों को सीएचसी बाह में भर्ती कराया गया, जहां एक वन दरोगा की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। वन रेंजर द्वारा जानकारी दी गई है कि तहरीर इन सभी शिकारियों के खिलाफ तहरीर दी जाएगी। 20 से अधिक नाम दर्ज किए हैं और वन विभाग की टीम चिन्हित करने में जुटी हुई है। जी ठीक है अलख दुबे, बहुत शुक्रिया। जालौन में डीएम राजेश कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कोंच नगर पालिका का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था, दवाओं की स्थिति और कर्मचारियों की उपस्थिति की पड़ताल की। वहीं कुछ खामियां मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को काम पूरा करने की हिदायत दी। कोंच नगर पालिका पहुंचते ही साधन से मिली डोर टू डोर कचरा उठाने वाली 6 गाड़ियों को उन्होंने नगर पालिका को सौंप दिया। नहीं, ये औचक निरीक्षण नहीं है, ये व्यवस्थित निरीक्षण था। वार्षिक निरीक्षण होता है। इसमें जो जन सुविधाएं हैं वो देखी जाती हैं कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत प्रमाण पत्र, लोगों के भवन का नामांतरण, कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं, निर्माण कार्यों से संबंधित पत्रावलियां, जनरल अभिलेखों का रख रखाव, सामान्य कार्य प्रणाली को देखा और परखा जाता है। तो वो देखा गया और कई चीज़ों पे निर्देश दिए गए, हिदायत दी गई कि 7 दिन के अंदर अभियान चला करके पूरा करें।
उधर मिर्जापुर के विंध्याचल थाना इलाके में एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने शिनाख्त कराई है। बताया जा रहा है कि मृतक खड़गिया बिहार का रहने वाला है। मृतक के भाई अजीत कुमार की तहरीर पर 19 फरवरी को थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और इसकी जांच शुरू की गई थी। वहीं पुलिस को हत्या के आरोपियों का पता चला और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पकड़े गए दोनों हत्या आरोपी विंध्याचल थाना क्षेत्र के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। डेड बॉडी जो है थाना क्षेत्र विंध्याचल में मिली थी। उसी अनुक्रम में 19 को ये इसकी शिनाख्त थी और अमित की इसके भाई द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया अपने भाई की हत्या का। उसी मुकदमे के अनुक्रम में 2 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों अभियुक्त जो है यहाँ थाना क्षेत्र विंध्याचल के हैं और जो मृतक था वो बिहार खड़गड़िया के लेकर रहने वाला। इन 2 लोगों ने इसकी हत्या की थी और इन दोनों को पुलिस द्वारा इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। खबर आगरा के बाद अब कानपुर से, जहां यूपी पुलिस से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के रद्द होने के बाद परीक्षार्थियों में खुशी की लहर देखने को मिली। इस दौरान परीक्षार्थियों ने परीक्षा निरस्त होने पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। हो गया है तो थोड़ा मायूस तो थी कि क्या होगा, लेकिन मुझे भैया पे विश्वास था। आप लोगों की न्यूज़ ये था कि हाँ सरकार आयोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे हम लोगों के साथ। तो आज री एग्जाम का आ गया है तो खुश है। क्या लगता था कि जो अगर परीक्षा निरस्त नहीं की जाती तो कहीं ना कहीं आप इतने सालों की मेहनत बेकार जाती कि ना जाती? जी सर, मेरी मेहनत पूरी बेकार जाती, क्योंकि मैंने जिसमें मेहनत से पढ़ा था तो हम लोग का मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं आता, तो हम लोग पीछे रह रहा था क्योंकि पेपर ज़्यादा लीक हो चुका है। मैं संकल्पबद्ध हूँ कि यूपी के हर थाने में मेरा सिपाही होगा। मैं इस लक्ष्य के साथ इस संस्था को चला रहा हूँ। लगभग 800 सिपाही और 80 कांस्टेबल में बना चुका हूँ और ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। जब जीवन का उद्देश्य विफलता की ओर जाता है ना तो व्यक्ति शांत नहीं बैठता। क्या हुआ, जब ये जो वैकेंसी आई है 2024 में 60,000 वैकेंसी, मेरा लक्ष्य सर 500 प्लस सिलेक्शंस का था, लेकिन परीक्षा जब लीक हो गई और मुझे इसका पता चला, सारे साक्ष्य मेरे पास भी थे, तो मैं शांत बैठने वाला था नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य टूटा था और बच्चों को, जिन बच्चों के चेहरे पे मैं खुशी देखना चाहता था, वो बेचारी मायूसी में बदल गया था। ये सब बहुत मायूस हो गए थे, भैया हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं ये बच्चे सब, मेरे पास जितने बच्चे होंगे, कोई बच्चा कानपुर के बहुत कम होते हैं, मेरे पास सब बाहरी बच्चे आते हैं, सब बाहरी बच्चे आते हैं। तो मैं इनको देख के बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। तो मैंने प्रण लिया कि मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी चीज़ में ना पड़े, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। मैंने ये संकल्प लिया था, अगर ये परीक्षा नहीं निकल पाई तो मैं जीवन में कभी पढ़ाना बंद कर दूँगा। खबर और है जहां कलयुगी बेटी ने मां की डंडे से पीट कर निर्ममता से हत्या कर दी। घर में शिवम के बेटे की छठी मनाने जा रही थी, घर में खुशियां थी, तभी शिवम और उसके भाई घनश्याम के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें शिवम और घनश्याम के बीच खूब मारपीट हुई। इस दौरान कुष्मा देवी की घटनास्थल पर मौत हो गई। इससे पूरी घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हत्यारे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुबह एक सूचना प्राप्त हुई, ये गांव पड़ता है दवारी, याकूपुर चौकी क्षेत्र में, थाना बेला लगता है। ये सूचना मिली है कि एक शिवम वाल्मीकि मौके पर आके देखा गया तो बताया कि कल शिवम की छठी थी, ये 25 वर्ष का है। ये और इसके भाई घनश्याम की आपस में अपनी पत्नी को मारने को लेकर कुछ विवाद हुआ, लड़ाई हुई, जिसमें माँ बीच बचाव करने आई तो उनके सर पे एक लाठी लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बीती 17-18 फरवरी को उत्तर प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए छात्रों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके चलते सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को रद्द कर जल्द ही दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम योगी के इस ऐलान के बाद पूरे प्रदेश के छात्रों में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में भी पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। एक दूसरे को मिठाई बांटते हुए, खिलाते हुए ये छात्र जमकर जश्न मना रहे हैं। कोई भी परीक्षा जो करते हैं छात्र, वो काफ़ी समय से उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है परीक्षा की। हमारे यहाँ 10-10, 12-12 घंटे तक दिन रात एक करके छात्र तैयारी में लगे हुए थे। तो जिस तरीके से लीक हुआ था ये बहुत ही गलत है और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने लीक किया है। तो अब खुशी है, अब खुशी का पल है छात्रों के अंदर। पर हम तो यही सरकार से कहते हैं कि परीक्षा बिल्कुल निष्पक्ष कराई जाए। 17-18 तारीख में इसका एग्ज़ाम हुआ था और वो एग्ज़ाम लीक बताया गया था कि लीक हुआ है, लेकिन उसका सबको, सरकार को पहले ही, मेरे हिसाब से तो पहले ही फैसला ले लेना चाहिए था, कि क्योंकि सबको स्पष्ट रूप से पता भी था कि पेपर लीक है। लेकिन फिर भी हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने युवाओं की बात सुनी और इस परीक्षा को दोबारा कराने का फैसला लिया।
उमेश पाल के कत्ल को 1 साल हो गया, लेकिन खास बात यह कि उस कत्ल के 5 मुलजिम अब भी पुलिस और एसटीएफ की रडार से बाहर हैं। 24 फरवरी 2023 ये वो तारीख है जिसे शायद ही प्रयागराज के लोग भूल सके। उमेश पाल हत्याकांड प्रयागराज के इतिहास में ऐसी वारदात रही जिसने अतीक ब्रदर्स के खात्मे की पटकथा लिखी। उमेश हत्याकांड को आज 365 दिन यानी पूरा 1 साल गुजर चुका है, मगर 5 लाख के इनामी 5 मोस्ट वांटेड अभी भी पुलिस और एसटीएफ की पकड़ से दूर हैं। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन, शूटर गुड्डू मुस्लिम, अरमान, साबिर और अशरफ की बेगम जैनब की पकड़ के लिए पुलिस और एसटीएफ की टीमें दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब और ओडिशा यानी कुल 8 राज्यों में दबिश दे चुकी है। यहाँ तक कि सीमा पार नेपाल में भी खोजबीन की गई, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये 5 भीड़ में गुम हो गए। इन 8 राज्यों में शूटर्स की फोटो, डिटेल, रंग, खत, पहनावा और आपराधिक रिकॉर्ड भेजा गया है, लेकिन भीड़ में गुम ये चेहरे आज भी पुलिस के लिए एक पहेली बने हुए हैं। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन और अशरफ की बेगम जैनब की लास्ट लोकेशन प्रयागराज के हटवा में मिली थी। हटवा में अशरफ की ससुराल है। 2 महीने पहले जैनब की लोकेशन हटवा और दिल्ली में मिली थी, लेकिन पुलिस की जांच में कुछ नहीं मिला। इसी तरीके से गुड्डू मुस्लिम ओडिशा जाकर गुम हुआ। उसके बाद से पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में खत्म होने को है, लेकिन यह खात्मा दरअसल इस यात्रा का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तमाम मौकों पर नाकाम रहने वाले राहुल गांधी सत्ताधारी दल से लगातार लड़ रहे हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन ये बात 16 आने सच है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का यूपी चैप्टर दरअसल कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होने वाला, वो भी खासकर तब जब यूपी की 17 सीटों पर सपा से डील फाइनल हो गई है। गठबंधन बड़ा है, इंडिया गठबंधन, ये मजबूती से 2024 में अपनी जीत दर्ज कराएगा और एनडीए गठबंधन को हराएगा। इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर के देश को बचाने के लिए आपके सामने उपस्थित है। हम ये फिर दोहराते हैं कि हमें पूरा समर्थन मिलेगा, जनता का समर्थन मिलेगा। न्याय यात्रा का पड़ाव देश के सबसे बड़े सियासी विश्वविद्यालय में है। कहने वाले कह रहे हैं कि मोदी के सामने सारे विरोधी परास्त हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? आपको मालूम है कि अदानी का बेटा, अमित शाह का बेटा रील छील नहीं देता, वो 24 घंटा अपना धन गिनता है। आप लोग रील देख रहे हो, 8 घंटे वो धन गिन, यही बदलना है। काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। बहरहाल सत्ता के सिंहासन पर बैठे नरेंद्र मोदी को डिगाने की चाहत पाले राहुल गांधी की यात्रा यूपी की 80 सीटों पर दमखम दिखा रही है। अंजाम चाहे जो हो, लेकिन हकीकत यह है कि कोई है जो लड़ रहा है, जो लड़ने की चाहत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।